नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो गया है सबसे खास बुलेटिन देश प्रदेश का। हम 3 एंकर आपको बताएंगे दिन भर की 30 बड़ी खबरें। बिल्कुल, हर बड़ी खबर का अपडेट होगा पूरा आपके सामने। हम 3 एंकर्स बताएंगे आपको पूरा अपडेट। तो जानिए हमारे साथ साथ देश और प्रदेश की 30 अहम खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से। चलिए, सबसे पहले बड़ी खबर आपको गुना से बता दें। गुना में शाशिब एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे पायलट टेस्ट फ्लाइट के लिए इस उड़ान को लेकर भरे थे। 40 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना का कारण फ्लाइट का इंजन फेल होना बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से ये फ्लाइट यहां पर हादसे का शिकार हुई है। इंजन फेल होने की आशंका है। नीरज योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट? अभी जो दोनों ही ट्रेनी पायलट थे उनकी कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग पायलट थे उनको अभी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 1:30 बजे का समय था जब ये जो विमान है वो यहां पर लैंड कर रहा था और इसी दौरान एयर स्ट्रिप पर के पास ही ये जाकर क्रैश हो गया। और ये आप जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह ये जो विमान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके बाद जो दोनों पायलट हैं उन्हें निकालने के बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्रैश होने के पीछे क्या कुछ कारण है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज देखिए मौसम काफी खराब है, रह रहकर बारिश हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आकलन लगाया जा रहा है शायद इंजन फेल होने के कारण ये दुर्घटना हो सकती है। इस तरह के कई तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है जिसमें जो पायलट हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ये जो विमान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि ये जो हादसा हुआ है वो काफी गंभीर है और कहीं ना कहीं ऐसे खराब मौसम में जो विमान है वो यहाँ पर बेहद बड़ा यह हादसा हो सकता था। इंजन फेल हो गया, ट्रेनी पायलट हैं, दोनों के दोनों ट्रेन के लिए निकले हुए थे। ये तो फिर ये बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या पहले से इसे चेक नहीं किया गया था? इंजन ही फेल हो जाता है और भी बड़ा हादसा हो सकता था। निश्चित तौर पर बड़े सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर इस समय जब मौसम खराब हो या फिर अगर जैसे मान लीजिए कोई विमान है तो उसकी पूरी तरह से क्या जांच की गई थी, क्या उसके पूरे मानकों पर उसके एक उस पर काम किया गया था। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक और विमान क्रैश हुआ था, हालांकि वो किसी और फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का था और वो यहाँ पर गुना स्ट्रिप पर आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब ये दूसरा हादसा फिर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर जिस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़े प्लेन क्रैश होने के पीछे जो कारण है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो फ्लाइंग एकेडमी है इसमें कई सारे छात्र हैं जो यहाँ पर जो ये सीख रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी ये जो मामला है ताजा मामला है। जी नीरज, इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया हादसा हुआ था, 3 मार्च को ही हादसा हुआ था। एक महिला ट्रेनी पायलट उसमें घायल हुई थी, उनकी भी जान जाते जाते बची थी। और अब ये जो विमान है दूसरे एकेडमी का बताया जा रहा है और इससे पहले वो जो विमान था वो दूसरे एकेडमी का था। तो किसी भी तरह की क्या अभी जांच की बात कही जा रही है कि अब जांच होगी? क्योंकि बैक टू बैक एक ही जैसे हादसे होना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। नीरज, निश्चित तौर पर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे पहले बात ये कही गई है कि पहले जो यहाँ पर जो 2 पायलट थे उन्हें पहले इलाज मुहैया कराया जाए, इसके बाद निश्चित तौर पर इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है कि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके पीछे आकर क्या कारण रहे हैं, ये अपने आप में अहम सवाल होता है और इन तथ्यों की जांच की जाती है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिस पर अभी यही बताया जा रहा है मौखिक तौर पर कि इसकी जांच होगी और पता किया जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं और अगर जो कारण रहे हैं उन पर विशेष तौर पर जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट हैं वो काम करेंगे और कहीं ना कहीं आगे ऐसे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटनाओं की, तो इसको लेकर पूरी एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी, इस तरह की क्या कुछ ये जानकारी सामने आई है कि चलिए ट्रेनिंग के लिए उड़ रहे थे दोनों ही पायलट और ट्रेनी विमान भी था, तो कहां से कहां तक का इनका सफर था और कितनी दूरी ये उड़ान भर पाया था विमान और उसके बाद हादसे का शिकार हुआ?
जी बिल्कुल, हमने जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन फिलहाल यही है कि जैसे ही ये दुर्घटना हुई तो हड़कंप का माहौल था और आसपास के लोगों में तमाम जो सूचनाएं प्रेषित हुई उससे ये एकदम हड़कंप का माहौल पैदा हो गया था। पहली प्राथमिकता उनका यही कहना है कि पहले जो पायलट हैं उनको बचाया जाए, इसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या कुछ कहां से कहां तक के लिए हवा ये जो यात्रा की जा रही थी या कहां के लिए इसने जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज। आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ज्यादा उपज देने वाली जलवायु अनुकूल 61 फसलों की 109 किस्में जारी की है। इनमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलें सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए गए हैं। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गई है। खास बात यह है कि ये सभी किस्में जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त है। ये यानी इन किस्मों के जरिए उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी और क्वालिटी बेहतर होने से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी जो उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों में किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी, उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली 109 किस्मों को जारी करने का ये कदम इस दिशा में एक और कदम है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। तो रायपुर से बहुत बड़ी खबर है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। तिरंगा रैली में शामिल होने के पहले उन्होंने बयान दिया था और पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने की बात कही थी। आप सभी से आग्रह है अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लहराएं, ये सीएम ने कहा था। राजनांदगांव में तिरंगा रैली में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने के लिए निकले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में समस्त देशवासियों से अपील किया है और 9 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा सप्ताह का आह्वान किया है और सभी देशवासी अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराएं। राजनांदगांव जा रहे हैं, वहाँ भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। चलो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश में आधी रात सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। कई जिलों में कलेक्टर और एसपी बदल दिए गए हैं। शहडोल, मंडला, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, बालाघाट, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए। 21 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात जब ये लिस्ट जारी हुई तो कई अफसरों को इस ट्रांसफर के बारे में जानकारी ही नहीं थी। सुबह नींद खुलने के बाद उन्हें अपने तबादले के बारे में पता चला। 7 जिलों के एसपी बदले गए। आधी रात को हुए इस तबादले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर चर्चा में आए हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी चीफ माधवी बूच और उनके पति धवल बूच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में हिस्सेदारी है, जिसमें कथित तौर पर गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। शनिवार देर रात बूच दंपति ने ये बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन भी किया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी प्रमुख ने अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को उसे ही नोटिस दे दिया। तो देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार आईडी ब्लास्ट की खबरें आम हो गई हैं। आईडी ब्लास्ट होते रहता है और नक्सलियों का आतंक भी आपने देखा है। बीते दिनों बीजापुर में आईडी ब्लास्ट से बच्चे की मौत हो गई है। इस पर नक्सलियों ने दुख जताया था और इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली एक खेद जताकर क्या बताना चाहते हैं। सैकड़ों लोगों की मौत पर नक्सली खेद क्यों नहीं जताते? युद्ध से ज्यादा जन अदालत में लोग मारे जा चुके हैं, उन्होंने खेद क्यों नहीं जताया? पत्र नक्सलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा ऐसा हो गया।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है? तो वाकई छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सवाल तो ये लाजमी उठाया है कि इतने लोगों की आप निशंस हत्या कर चुके हैं और अब जब बच्चे की मौत हो रही है तो आप उस पर खेद जता रहे हैं। आखिर आपकी मंशा क्या है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। छिंदवाड़ा में खाकी वर्दी को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। यहां शराब के नशे में धुत आरक्षक अकेली महिला के घर में घुस गया और महिला से बदसलूकी करने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस आरक्षक को पकड़कर पीटा और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला छिंदवाड़ा के रावणवाड़ा थाने के देवरी गांव का है। इधर तेलंगाना में निजामाबाद नगर निगम के अधीक्षक और राजस्व प्रभारी अधिकारी के आवास पर शुक्रवार को एसीबी ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान 3 करोड़ रुपए नगद और लाखों रुपए मूल्य का सोना बरामद किया गया है। तलाशी में उनके घर से 2.93 करोड़ रुपए नगद मिले। साथ ही उनके और उनकी पत्नी और उनके मां के खाते में कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमा थे। एसीबी की रेड में अब तक जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 6 करोड़ 7 लाख रुपए है। तो बालोद जिले के महामाया माइंस में एक बार फिर से नक्सलियों की मौजूदगी की बातें सामने आ रही है। इससे पहले भी आपने डिप्टी सीएम का बयान भी सुना और एक और खबर देखिए। हालांकि पुलिस विभाग इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्राम कुमुड़कट्टा के पास 9 संदिग्ध लोग नजर आए, जिनमें 2 महिलाएं भी थी और कुछ लोगों के पास हथियार भी बरामद किए गए थे। दरअसल कुछ साल पहले इस क्षेत्र को नक्सली क्षेत्र माना जाता था, जहां नक्सलियों ने एक क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम भी दिया था। ऐसे में संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है और सर्चिंग तेज कर दी गई है। ये कुमुड़कट्टा गांव के पास में जो तिराहा है, वहां से 8-9 संदिग्ध व्यक्ति गुजर रहे थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थी और कुछ लोग के पास में हथियार भी था। ये रात के समय में इनको किसी व्यक्ति ने देखा था, तो उसने उसकी सूचना दी थी। उस सूचना पर से जो है पुलिस ने जो है अपना उस एरिया में सर्चिंग बढ़ाई हुई है। जम्मू के किश्तवाड़ में रविवार तड़के सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ। दरअसल आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद आतंकियों ने सेना पर फायरिंग कर दी। वहीं इस मुठभेड़ के बाद इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है और आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। बता दें कि शनिवार को अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए थे। वहीं मुठभेड़ के दौरान घायल नागरिक का भी इलाज के दौरान मौत हो गया था। चलिए, हादसे की खबर के बाद अब आपको शहडोल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में कमीशन खोरी का एक ऑडियो और चैट वायरल हो रहा है। सुहागपुर जनपद पंचायत की सब इंजीनियर नीलिमा श्रीवास्तव है। उप सरपंच बाल मुकुंद यादव से काम के पैसे जारी करने के लिए कमीशन मांग रही थी। सब इंजीनियर श्रीवास्तव एसडीओ नेहा गोस्वामी के कमीशन की बात करते हुए बिल पास करने के लिए पैसों की डिमांड कर रही हैं। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद शहडोल संभाग के संयुक्त आयुक्त ने सब इंजीनियर नीलिमा श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने सुहागपुर जनपद पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है। हेलो जी जी, ये बोली सीसी रोड का 572 का मैडम का मेरा 7% 40,000। हाँ जी। तालाब में क्या कहते हैं, कितने का तुम्हारे समय का बिल था? 3,21,000। 3,21,000 का 2% नेहा मैडम का जो तुम लोग दे दिए हो, 3,21,000 का कितना होगा? 3,21,000 का वही जोड़ लीजिए 2% नेहा मैम जी का। 30,500 ला के दे दो, मैं करा देती हूँ सीसी रोड की सीसी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। राहत की बात ये रही कि लैंडस्लाइड में किसी प्रकार की कोई जनहानि की जानकारी नहीं मिली है। स्टेट इमरजेंसी सेंटर के अनुसार कामेदा, नंदप्रयाग और छिनका के इलाकों में मलबा जमा हुआ है, जिसको हटाने का काम अभी जारी है। इधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और राजिम में हाथियों का उत्पात जारी है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र स्थित छाता के जंगल में
जंगली हाथी ने डेरा डाला हुआ है और जंगली हाथी को खदेड़ने के लिए बिलासपुर के अचानक मार से कुमकी हाथी बुलाया गया है। उससे भी जंगली हाथी को काबू नहीं किया जा सका है और कुमकी हाथी को देखकर जंगली हाथी जंगल की ओर भाग गया, जिसके लिए वन अमला तैनात किया गया है और जंगली हाथी को कुमकी हाथी से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजिम के फिंगेश्वर और पांडुका वन परिक्षेत्र में 3 दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं और घरों फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी मित्र दल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों का अलर्ट जारी किया है। बारिश के मौसम में लगाई जाने वाली खरीफ की फसल खेतों में लग चुकी है, लेकिन समय पर यूरिया और खाद ना मिलने से किसान परेशान हैं। हाल ही में शहपुरा में खाद ना मिलने से लोग परेशान नजर आए। डबल लॉक यूरिया की सरकारी गोदाम में किसानों का यही हाल देखने को मिला, जहां किसान बरसते पानी में खाद यूरिया पाने के लिए जूझते नजर आए। बारिश ज्यादा होने पर किसान अपने जूते चप्पल और बोरी लाइन में रखकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं किसानों ने सरकारी यूरिया ना मिलने पर प्राइवेट दुकानों से यूरिया को मनमाने दाम पर बेचने की बात भी कही है। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम का गठन किया है। 11:40 हो चुका है अभी तक और अभी तक साहब आए नहीं। फोन लगा रहे, फोन लग नहीं रहा है उनका। बोल रहे थे कल मिलेगी, कल बोल रहे थे कल 5 बजे तक तो थे। इसमें हमारे पास जो है 22,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है, जो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। अभी 500 मीट्रिक टन के आसपास जो है वो अभी हमारे पास और उपलब्ध है। हमने 2 रैक के लिए डिमांड की है और ये मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये रैक हमारे पास आ जाएंगी। इधर से ज़्यादा प्राइवेट लोग उसको बेच रहे हैं। इस तरह की स्पेसिफिक शिकायतें आएंगी तो हम बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं उस सुनवाई की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को संयुक्त सिल्वर मेडल देने के मामले में फैसला टल गया है। सीएस कोर्ट अब 13 अगस्त को मामले में अपना फैसला सुनाएगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थी, लेकिन 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सीएस कोर्ट में विनेश की तरफ से सीनियर वकील हरीश थालवे ने पक्ष रखा था। तो वहीं भिलाई से खबर है, निगम के 3 कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीनों ने जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को अपना इस्तीफा सौंपा है और पार्षदों ने भिलाई महापौर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि अभी पार्षदों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। पार्षदों ने कहा है कि महापौर के भेदभाव के कारण वार्ड में विकास के काम नहीं हो पाए हैं। इधर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के गंगापुर गांव में बीती रात से पुलिस फोर्स तैनात है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बता दें कि शनिवार रात आगरमालवा जिले के गंगापुर में मटन की दुकान पर बासी मटन देने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें वर्ग विशेष के व्यक्ति ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण हालात हैं। ग्रामीणों ने दुकानदार की दुकान को आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते ये विवाद 2 समुदाय के विवाद में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने वर्ग विशेष के व्यक्ति की दुकान को जला दिया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस फोर्स की टीम गांव पहुंची हुई है। पुलिस ने जैसे तैसे ग्रामीणों को आश्वासन देकर स्थिति को काबू किया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है, उसका इलाज जारी है। वहीं गांव में अभी भी पुलिस फोर्स की तैनाती है। अभी पर्याप्त मात्रा में यहाँ फोर्स लगा हुआ है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन प्राप्त होते रह रहे, बीच बीच में शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी कोई अप्रिय घटना है जैसी कोई स्थिति नहीं। तो लोगों से अपील की जा रही है शांति बनाए रखिए, गाँव में अशांति नहीं फैले, ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अशांति फैले। तो अब आपको मौसमी बीमारियों का कहर दिखाते हैं। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है। न्यायधानी में स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आई है। बुजुर्ग का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था और स्वाइन फ्लू